Welcome back to the galaxy of electrical engineering. So this is our fifth video regarding power system by CL वाधवा. So I hope आपको previous video अच्छे लगे होंगे. अगर आपने अब तक मेरे previous video regarding CL वाधवा नहीं देखा हो तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसे भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको उससे बेनिफिट मिल सके. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, in order to have lower cost of electrical energy generation डैश. सो हमें ऑप्शंस में लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में दिया गया है. ठीक है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लोड फैक्टर क्या होता है और डाइवर्सिटी फैक्टर होता क्या है. तो लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर इज नथिंग बट इट्स द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड. सो आई विल जस्ट राइट हियर लोड फैक्टर. सो लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ average load to the maximum demand. और डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? डाइवर्सिटी फैक्टर इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर सिस्टम. सो डाइवर्सिटी फैक्टर is equals to ratio of sum of individual maximum demand by maximum demand of power system. Maximum demand of पावर सिस्टम. सो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो हियर वी हैव फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक कंसिडरेशन. सो लोड फैक्टर अभी हमने देखा था कि लोड फैक्टर क्या होता है. इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज नोन एज लोड फैक्टर. सो लोड फैक्टर का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख लिया था. सो दिस इज द लोड फैक्टर. ठीक है. If the plant is in operation for T hours, then the load factor is equals to average load into T. T से आपको मल्टीप्लाई करना होगा और मैक्सिमम डिमांड को भी आपको T से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर 2 घंटे के लिए प्लांट का ऑपरेशन चालू होगा देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2. अगर 4 घंटे के लिए देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 4. So which is nothing but units generated in T hours by maximum demands into T hours. ठीक है. So load factor is always less than 1. क्यों less than 1 होता है? Because average load हमेशा less होता है than maximum demand. So load factor is always less than 1. क्यों होता है हमेशा load factor less than 1? Because average load का जो value होता है वो हमेशा smaller होता है than maximum demand. ठीक है. मैक्सिमम डिमांड से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू होने वाला है. और एवरेज से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हमारे पास 7 डिफरेंट पावर सिस्टम होंगे और उन पावर सिस्टम का अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है सो हम पूरा लोड फाइंड आउट करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे ताकि आपको एवरेज लोड का वैल्यू मिल सके. ठीक है. सो इट इज ऑलवेज लेस देन 1. लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर हमेशा 1 से लेस होता है. ठीक है. The load factor is used to know the overall cost per unit generated. So हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसका ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड. सो आई विल जस्ट शो कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो सी कि अगर हमारा मैक्सिमम डिमांड बढ़ गया. ठीक है. मैक्सिमम डिमांड अगर हमारा बढ़ गया दैट मीन्स लोड फैक्टर क्या हो जाएगा? लोड फैक्टर कम हो जाएगा. सो मैक्सिमम डिमांड बढ़ गया दैट मीन्स जनरेशन को भी हमें इंक्रीज करना होगा. अगर जनरेशन को इंक्रीज करना होगा तो जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए हमें पावर सिस्टम चाहिए. सो एक जनरेटिंग स्टेशन हमें बिल्ड करना होगा, हमें इस्टेब्लिश करना होगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिमांड. सो लोड फैक्टर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर लोड फैक्टर कम हो गया दैट मीन्स मैक्सिमम डिमांड बढ़ गया. अगर मैक्सिमम डिमांड बढ़ गया तो हमें जनरेशन भी बढ़ाना पड़ेगा. अगर जनरेशन बढ़ गया तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. ठीक है. कॉस्ट भी बढ़ जाएगा. सिमिलरली अगर लोड फैक्टर इंक्रीज हो गया अगर लोड फैक्टर इंक्रीज हो गया इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम डिमांड कम हो जाएगा.
अगर मैक्सिमम डिमांड ही कम है तो क्या आपको जनरेशन का जरूरत पड़ेगा? नो, हमें जनरेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादा, हमें न्यू पावर सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका कॉस्ट भी बच जाएगा। ठीक है, सो हमेशा लोड फैक्टर ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, सो हमेशा लोड फैक्टर ज्यादा होना चाहिए इन ऑर्डर टू लोअर द कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन। सो यहाँ मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि हमारा लोड फैक्टर क्या होना चाहिए। सो लोड फैक्टर शुड बी हाई, और आपको पता है कि लोड फैक्टर हमेशा लेस देन 1 होता है। ठीक है, सो मैक्सिमम अगर 0.9 0.8 वगैरह होगा तो हम जनरेशन को लोअर कर सकते हैं। ठीक है, उसका कॉस्ट हम जनरेशन के कॉस्ट को लोअर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू डाइवर्सिटी फैक्टर। सो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हो कि डाइवर्सिटी फैक्टर is the ratio of the sum of individual maximum demands to the maximum demand on power station is known as diversity factor. So diversity factor is nothing but it's the ratio of sum of individual maximum demand to the maximum demand on power system. और diversity factor हमेशा greater than 1 होता है. It is always ग्रेटर देन 1। लोड फैक्टर लेस होता है 1 से और डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर होता है, बिकॉज हमने यहाँ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड लिया है। सो जितने भी हमारे पास जितने भी लोड्स होंगे उनका जो डिमांड होगा हमें उसका मैक्सिमम डिमांड फाइंड आउट करना होगा, और सारे के सारे बिकॉज यहाँ इंडिविजुअल दिया गया है ना, सो हर एक इंडिविजुअल का हमें मैक्सिमम डिमांड फाइंड आउट करना है और उन सब का सम करना होगा divided by maximum demand on power station. ठीक है, so it is always greater than 1. So the greater the diversity factor, the lesser is the cost of generation. So चलिए देखते हैं कि जितना ज्यादा diversity factor ज्यादा रहेगा so उतना ही हमें cost of generation of power कम लगेगा. So how we can prove that? So यहाँ मैं आपको प्रूफ करके दिखाना चाहूंगी कि अगर हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, अगर डाइवर्सिटी फैक्टर ज्यादा होगा दैट मीन्स मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर सिस्टम कम हो जाएगा। ठीक है, सो मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर सिस्टम अगर कम हो जाएगा सो आपको कॉस्ट ऑफ जनरेशन भी कम लगेगा ना। ठीक है, सो आपको कॉस्ट ऑफ जनरेशन भी कम लगेगा। अगर डाइवर्सिटी फैक्टर कम होगा दैट मीन्स मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर सिस्टम बढ़ जाएगा। अगर मैक्सिमम डिमांड बढ़ गया दैट मीन्स आपका कॉस्ट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कॉस्ट बढ़ जाएगा दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ जनरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू हैव लोअर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन वी शुड हैव मैक्सिमम लोड फैक्टर एज वेल एज डाइवर्सिटी फैक्टर। सो लोड फैक्टर का वैल्यू और डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू हाई होना चाहिए। सो किस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है? सो इट इज इन ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो द लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई इन ऑर्डर टू लोअर द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसुलेशन ऑफ द मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन इज डिजाइन बेस्ड ऑन डैश। सो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अगर मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होंगी तो इसके इंसुलेशन को डिजाइन हम किस बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट वी कैन बी एबल टू डिजाइन इंसुलेशन फॉर मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। सो यहाँ ऑप्शन में हमें दिया गया है द लाइटिंग वोल्टेज, द स्विचिंग वोल्टेज, कोरोना एंड RI। ठीक है, सो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इंसुलेशन को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर दिस वी हैव वन चार्ट। सो इंसुलेशन डिजाइन बेस्ड ऑन, पहला तो वोल्टेज है लेस देन 300 kV एंड सेकेंड ऑपरेटिंग वोल्टेज है वोल्टेज ग्रेटर देन 300 kV। सो अगर वोल्टेज का वैल्यू लेस देन 300 kV होगा तो हम इंसुलेशन को डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइटिंग ओवर वोल्टेज। ठीक है, अगर वोल्टेज का वैल्यू लेस देन 300 होगा तो हम इंसुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ लाइटिंग ओवर वोल्टेज से डिजाइन कर सकते हैं। अगर यही वोल्टेज, अगर यही ऑपरेटिंग वोल्टेज 300 से
ज्यादा होगा, 300 केवी से ज्यादा होगा, तो हम इंसुलेशन को डिजाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्विचिंग ओवर वोल्टेज। ठीक है, सो हियर you can see कि we have here different types of voltage, low voltage, high voltage, extra high voltage, modern extra high voltage and ultra high voltage. So low voltage को हम कब कहेंगे? So when the voltage is less than or equal to 1 kV, अगर 1 kV या फिर 1 kV से कम होगा वोल्टेज, उसे हम लो वोल्टेज कहेंगे। हाई वोल्टेज हम किसे कहेंगे? फॉर द रेंज बिटवीन 11 kV टू 33 kV। सो 11 kV से लेके 33 kV तक हम हाई वोल्टेज कंसिडर करेंगे। अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है सो हम 66 kV से लेके 220 kV के रेंज के बीच में जो भी वोल्टेज होगा उसे हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कंसिडर करेंगे। फॉर द वोल्टेज बिटवीन 200 kV से लेके 400 kV तक हम मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इसे कहेंगे। एंड फॉर द वोल्टेज इक्वल्स टू 765 या फिर इससे ज्यादा हम उसे अल्ट्रा हाई वोल्टेज कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमें मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के बारे में दिया गया है, दैट मीन्स दिस वन, मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। सो मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का रेंज कितना होता है? फ्रॉम 200 kV से लेके तो 400 kV के बीच में। ठीक है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं फॉर ग्रेटर वैल्यू ओनली। ठीक है, सो अगर वोल्टेज होगा V ग्रेटर देन 300 kV, सो उसके लिए हम स्विचिंग ओवर वोल्टेज करेंगे, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हो कि 200 से लेके 400 तक और 300 हमारे बीच में है। ठीक है, 200 देन वी हैव 300 देन वी हैव 400 kV। सो इस वैल्यू से अगर लेस होगा तो लाइटिंग ओवर वोल्टेज को हम सिलेक्ट करेंगे, अगर इस वैल्यू से ग्रेटर होगा तो हम स्विचिंग ओवर वोल्टेज सिलेक्ट कर सकते हैं। बट एज यू नो कि ये मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, सो हम मोस्टली स्विचिंग ओवर वोल्टेज को ही यूज करेंगे फॉर इंसुलेशन डिजाइन पर्पस। ठीक है, सो आप यहाँ नोट में देख सकते हो कि अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का लेस देन 300 होगा तो लाइटिंग ओवर वोल्टेज ज्यादा होगा स्विचिंग ओवर वोल्टेज से। सो फॉर दिस ओनली तो इंसुलेशन को डिजाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइटिंग ओवर वोल्टेज, बिकॉज 300 से अगर लेस होगा तो लाइटिंग ओवर वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा स्विचिंग ओवर वोल्टेज से। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज ग्रेटर होगा 300 kV से तो फॉर 300 kV लाइटिंग ओवर वोल्टेज का वैल्यू लेस हो जाएगा स्विचिंग ओवर वोल्टेज से। सो फॉर दिस रीजन ओनली इंसुलेशन को डिजाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्विचिंग ओवर वोल्टेज, बिकॉज 300 kV से ग्रेटर में आपको स्विचिंग ओवर वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन विथ लाइटिंग ओवर वोल्टेज। ठीक है, सो कमिंग टू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि इंसुलेशन को डिजाइन हम किस बेसिस पे करेंगे फॉर मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। सो हम द स्विचिंग वोल्टेज के बेस पे ही इसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, सो स्विचिंग ओवर वोल्टेज इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। So moving towards next question, the size of conductor on modern extra high voltage line is based on dash. So हमने अभी देखा था कि इंसुलेशन को डिजाइन किस बेसिस पे करते हैं, और अभी हम देखेंगे कि साइज ऑफ कंडक्टर जो होता है वो किस बेसिस पे ऑब्टेन किया जाता है फॉर मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन। ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हो ऑप्शंस में वोल्टेज ड्रॉप, करंट डेंसिटी, कोरोना एंड बोथ A and B. So for this only we have one chart. So size of conductor based on, यहाँ आप देख सकते हो for 220 kV से less and for 220 kV से ज्यादा। ठीक है, अगर वोल्टेज लेवल 220 kV से कम होगा so we can select conductor on the basis of current carrying capacity. So conductor के current कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए हम साइज ऑफ कंडक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर द वोल्टेज लेस देन 220 kV। अगर वही वोल्टेज ग्रेटर देन 220 kV होगा तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोना के बेस पे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ध्यान में रखते हुए कंडक्टर के साइज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड हियर वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेजेस बेस्ड ऑन देयर वोल्टेज रेंज। अगर वोल्टेज का वैल्यू 1 से कम होगा या फिर इज इक्वल्स टू 1 होगा तो वो लो वोल्टेज के कैटेगरी में आ जाएगा। अगर वोल्टेज का वैल्यू 11 केवी से लेके 33 केवी तक होगा देन इट विल कम इन हाई वोल्टेज कैटेगरी। अगर वोल्टेज का वैल्यू 66 केवी से लेके 220 केवी तक होगा देन इट विल कम इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज रेंज। और अगर 200 केवी से लेके 400 केवी तक कोई वोल्टेज होगा सो वो आ जाएगा मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की कैटेगरी में। एंड लास्ट इज अल्ट्रा हाई वोल्टेज। सो फॉर अल्ट्रा हाई वोल्टेज अगर वोल्टेज का वैल्यू 765 केवी होगा या फिर उससे ज्यादा होगा देन इट विल कम इन अल्ट्रा हाई वोल्टेज कैटेगरी। ठीक है, सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, पूछा गया है फॉर मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन। तो मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन का रेंज 200 से लेके 400 केवी के बीच में आता है। दैट मीन्स फॉर वोल्टेज ग्रेटर देन 220 केवी, फॉर वोल्टेज ग्रेटर देन 220 केवी। सो हम किस बेसिस पे इसे डिजाइन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कोरोना एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोरोना एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोह रिले इज अ डैश। सो मोह रिले का दूसरा नाम कौन सा है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो इन ऑप्शंस वी हैव वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले, वोल्टेज कंट्रोल ओवर करंट रिले, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले एंड डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर वोल्टेज रिले। सो मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार एक चार्ट को एक्सप्लेन किया था जो कि हमारा डायरेक्शन रिले से रिलेटेड था। सो डायरेक्शन रिले में हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेज आते हैं। सो फर्स्ट वन इज रिएक्टेंस रिले, सेकंड वन इज इम्पिडेंस रिले एंड थर्ड वन इज मोह रिले। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी ये चार्ट एक्सप्लेन कर लिया था हमारे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लीज देख लीजिए। सो क्वेश्चन में हमें बस मोह रिले के बारे में पूछा गया था, तो मैं आपको बस मोह रिले के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि इसे हम वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले और एडमिटेंस रिले भी कह सकते हैं। जो कि हमारा क्वेश्चन था कि मोह रिले को हम क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम कौन सा है? सो इट इज नथिंग बट वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले। सो इट इज इन ऑप्शन नंबर A. So option number A is only correct answer for this. So voltage restraint directional relay. So moving towards next question. For stability and economic reasons, we operate the transmission line with power angle in the range of dash. So क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि स्टेबिलिटी के लिए या फिर इकोनॉमिक रीजन के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन को किस पावर एंगल के रेंज में ऑपरेट करेंगे। सो इफ आई हैव टू ड्रॉ, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, सो ऑन सोर्स साइड अगर वी एस एट एन एंगल डेल 1 होगा और रिसीविंग साइड में वी आर एट एन एंगल डेल 2 होगा। सो डेल 1 और डेल 2 के बीच में कितना वैल्यू होना चाहिए ताकि आपको स्टेबिलिटी मिल सके? सो डेल का वैल्यू क्या होगा? डेल का वैल्यू इज नथिंग बट डेल 1 माइनस डेल 2। सो ये जो रेंज है डेल 1 माइनस डेल 2, ये वैल्यू क्या होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, सो अगर डेल 1 का वैल्यू और डेल 2 का वैल्यू अगर हमने इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लिया तो आपको एक वैल्यू मिलना चाहिए। वो वैल्यू 30 से लेके 45 डिग्री के रेंज में होना चाहिए, तब ही आपको स्टेबिलिटी मिल सकेंगे ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, सो फॉर स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रीजन डेल वैल्यू शुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 45 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हाई वोल्टेज डीसी टेस्टिंग फॉर एचवी मशीन इज रिसॉर्टेड बिकॉज डैश। So these are the options. So option में क्या दिया गया है? Certain conclusions regarding the continuous aging of an insulation can be drawn.
The stress distribution is a representation of the service condition. Standardization on the magnitude of voltage to be applied is available. The stresses do not damage the coil and insulation. So इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताना चाहूंगी कि हम हाई वोल्टेज डीसी टेस्टिंग एचवी मशीन पे क्यों करते हैं, बिकॉज एजिंग ऑफ इंसुलेशन होता है, ठीक है। सो कंटिन्यूस एजिंग ऑफ इंसुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम हाई वोल्टेज डीसी टेस्टिंग को करते हैं ऑन एचवी मशीन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। So question is, for a lumped inductive load with increase in supply frequency dash. So P and Q both increases, P increases but Q decreases, P decreases but Q increases and both decreases. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लम्प्ड होता क्या है। सो लम्प्ड इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेटेड वैल्यू, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, वो उसे हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेटेड एंड सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसे ही हम लम्प्ड कहेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो छोटे छोटे इंटरवल के बाद में RLC का वैल्यू रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो R, फिर हमारे पास L, फिर उसके बाद C, फिर से R, देन वी हैव L, देन वी हैव C। सो ये क्या है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरहेड लाइन अगर यही लंप फॉर्म में दिया गया है, सो लंप फॉर्म में मतलब पूरा का पूरा जो R है इसी में आएगा, पूरा का पूरा जो L है इसी में आएगा और पूरा का पूरा जो C है इसी में ही आएगा, ठीक है। सो इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवरहेड लाइन या फिर लम्प्ड ओवरहेड लाइन। सो क्वेश्चन में हमें लम्प के फॉर्म में ही दिया गया है, बट लम्प्ड इंडक्टिव लोड दिया गया है। सो लोड कैसा है, लोड इज इंडक्टिव लोड। सो लोड इज इंडक्टिव लोड, ये हमारा लोड है, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमें और एक चीज दिया गया है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हमने इंक्रीज कर दिया। सो जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सो इफ एफ इज इंक्रीजिंग, अगर एफ को इंक्रीज कर दिया तो पी और क्यू में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, दैट वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। सो एक्स एल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, ये आपको पता है। बट अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, सो अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स रिएक्टेंस का भी वैल्यू इंक्रीज होगा। अगर रिएक्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, दैट मीन्स रिएक्टिव पावर। सो इफ रिएक्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। सो जो ऑप्शन नंबर ए और सी में दिया गया है दैट क्यू इंक्रीजेस, सो हमारा जो आंसर है ये दोनों के बीच में होगा। सो नाउ कमिंग टू पी, अब पी कैसे फाइंड आउट करोगे? सो पी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग करंट, ठीक है। सो I इज इक्वल्स टू V बाय XL। अगर XL इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स I का वैल्यू डिक्रीज होगा, अगर I का वैल्यू डिक्रीज होगा दैट मीन्स P का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा। तो I अगर डिक्रीज होगा तो P का भी वैल्यू डिक्रीज हो ही जाएगा। सो दैट मीन्स P will decrease and Q will increase. So option number C is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा। So moving towards next question. So our question is standard impulse testing of a power transformer require dash. So options में हमें क्या दिया गया है? चॉप्ड वेव और फुल वेव के बारे में पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ चॉप्ड वेव लगेंगे और फुल वेव लगेंगे फॉर इम्पल्स टेस्टिंग ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ठीक है। सो टेस्टिंग हम किस चीज के लिए करते हैं ट्रांसफॉर्मर का? सो हम ट्रांसफॉर्मर का टेस्टिंग करते हैं टू नो इट्स कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज इट्स परफॉर्मेंस। सो कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए एंड ट्रांसफॉर्मर के परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और ओवर वोल्टेज टेस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ टेस्टिंग ऑफ
ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। सो ओवर वोल्टेज टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर डैमेज हो जाता है ड्यू टू ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज। सो ये जो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज होता है, ये ऑकर किस चीज की वजह से होता है? ये ऑकर लाइटिंग की वजह से होता है या फिर पावर फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो इंसुलेशन का स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इम्पल्स टेस्ट। सो इम्पल्स टेस्ट को ही कंडक्ट करके हम इंसुलेशन के स्पेसिफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो इम्पल्स टेस्ट से ही हम इंसुलेशन के स्पेसिफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो पर्पस होता है इम्पल्स टेस्ट का, इसका जो पर्पस होता है, ये हम इंसुलेशन के एबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि ट्रांजिएंट वोल्टेज को विथस्टैंड कर सके, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों इम्पल्स टेस्टिंग ऑफ पावर ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमें इंसुलेशन के एबिलिटी को डिटरमाइन करना होता है ताकि वो ट्रांजिएंट वोल्टेज को विथस्टैंड कर सके। अगर ज्यादा ट्रांजिएंट वोल्टेज होगा तो हमारे इंसुलेशन का वैल्यू भी ज्यादा होना चाहिए। सो फॉर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंसुलेशन वी नीड टू कंडक्ट इम्पल्स टेस्ट ऑन द ट्रांसफॉर्मर। सो जो टेस्टिंग होती है उसके लिए हम चॉप्ड वेव को भी यूज करते हैं और फुल वेव को भी यूज करते हैं, बट हम कितना क्या यूज कर सकते हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो हम 2 चॉप्ड वेव को यूज करते हैं, 2 चॉप्ड वेव एंड 1 फुल वेव, ठीक है। सो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, दैट मीन्स 2 एप्लीकेशन ऑफ chopped wave followed by 1 application of full wave. So option number A is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So moving towards next question. The supply voltage V in diagram below is dash. So हमें यहाँ find out क्या करना है? We need to find out voltage का value. So ये क्या है? This is nothing but VR, this is nothing but VL and this is nothing but VC. So V is equals to VR plus VL plus VC, ठीक है। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट मॉड P। सो आप इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यूजिंग पोलर फॉर्म, ठीक है। सो हम इसे लिखेंगे VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। क्यों मैंने VC माइनस VL लिखा है, क्यों मैंने VL माइनस VC नहीं लिखा है? बिकॉज यहाँ आप देख सकते हो कि VC का जो वोल्टेज है वो ज्यादा है VL से। सो फॉर दिस रीजन ओनली VC माइनस VL लिखा है मैंने, ठीक है। सो VR का वैल्यू क्या है? VR इज 40 स्क्वायर प्लस VC माइनस VL 100 माइनस 70 इज 30 स्क्वायर अंडर रूट। So 40 square means 1600 and 30 square means 900. So जब आप इसे solve करेंगे then you are going to get 50 volts, ठीक है। क्यों 50 volt? Because under root में आपको 2500 मिलेगा। So for this reason only we can be able to write mod V is equals to 50 volts. So जो correct answer है for this is option number C, 50 volts. And this is our last question for this video. So the chances of arc interruption in subsequent current 0 is dash. So options में दिया गया है increase in case of oil circuit breaker, decrease in case of oil circuit breaker, interruption is always at first current 0 in oil circuit breaker and none of the above. सो सबसे पहले तो मैं यहाँ एक करंट वेव को ड्रॉ करना चाहूंगी, ठीक है। सो दिस इज अवर करंट वेव फॉर्म और ये हमारा 0 करंट पॉइंट है, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट 0 करंट पॉइंट। अगर पावर सिस्टम में फॉल्ट ऑकर हो गया है, ठीक है, सो उस फॉल्ट ऑकर होने की वजह से क्या होगा कि हैवी करंट पावर सिस्टम एप्लीकेशन के थ्रू फ्लो हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए बिकॉज डैमेज हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा पावर सिस्टम। सो वी नीड टू ओपन द कॉन्टेक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। सो जब भी फॉल्ट ऑकर होता है सो रिले
डिटेक्ट करता है कि फॉल्ट ऑकर हो गया और सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट ब्रेकर फॉल्टी सेक्शन को सेपरेट कर लेता है। सो जैसे ही कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर के बीच में आर्क का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आर्क फॉर्मेशन होगा। क्यों आर्क फॉर्मेशन होता है? बिकॉज जैसे ही सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा, सो सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस में हेवी वोल्टेज अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इस वोल्टेज के वजह से क्या होगा, जो भी आजू बाजू के पार्टिकल्स होंगे इस सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस में, वो आयनाइज हो जाएंगे। सो इस आयनाइजेशन के वजह से आर्क का फॉर्मेशन होता है। सो इस आर्क को हमें जल्दी से जल्दी एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करना होगा, ताकि हम पावर सिस्टम एप्लीकेशन को सेफ रख सके। ठीक है, सो जैसे ही आपने आर्क को एक्सटिंग्विश कर लिया, तभी हेल्दी सेक्शन और फॉल्टी सेक्शन सेपरेट हो जाएगा। अगर आर्क को एक्सटिंग्विश नहीं किया जल्दी से जल्दी, तो सो पावर सिस्टम डेंजर में चला जाएगा। ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू एक्सटिंग्विश दिस आर्क एज सून एज पॉसिबल। बट हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि चांसेस ऑफ आर्क इंटरप्शन इन सब्सिक्वेंट करंट जीरो इज डैश। सो अगर हमने इस जीरो करंट पॉइंट से पहले आर्क को एक्सटिंग्विश नहीं किया, अगर आर्क का एक्सटिंग्विश पॉसिबल नहीं हुआ इस जीरो करंट पॉइंट के पहले, तो क्या चांसेस होते हैं आर्क को इंटरप्शन करने के इन सब्सिक्वेंट जीरो पॉइंट? बिकॉज हर एक साइकिल के बाद जीरो पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ भी जीरो पॉइंट होगा और आगे भी जीरो करंट पॉइंट होगा। सो अगर इस पॉइंट में आर्क एक्सटिंग्विश नहीं हुआ, अगर आर्क इंटरप्ट नहीं होगा, तो क्या कोई चांसेस होते हैं आर्क इंटरप्शन के? सो हाँ, देयर विल बी इंक्रीज इन केस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। सो ऑयल सर्किट ब्रेकर में अगर फर्स्ट जीरो करंट पॉइंट पे आर्क इंटरप्ट नहीं हुआ, सो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि वो नेक्स्ट पे आर्क का इंटरप्शन हो सके, या फिर अगर यहाँ भी नहीं हुआ तो यहाँ तो डेफिनेटली आर्क का इंटरप्शन होगा ही होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो द चांसेस ऑफ आर्क इंटरप्शन इन सब्सिक्वेंट करंट जीरो इंक्रीजेस इन केस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। और ये ट्रू नहीं है फॉर ऑल सर्किट ब्रेकर। किसी में चांसेस ज्यादा होते हैं आर्क इंटरप्शन के सब्सिक्वेंट करंट जीरो पॉइंट से, या फिर किसी में चांसेस कम हो जाते हैं। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर वी आर यूजिंग इन पावर सिस्टम एप्लीकेशन। सो आई होप आज के जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे आपको समझ में आए होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अब तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके एक बार प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए रिगार्डिंग सीएल वाधवा, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। और अपने फ्रेंड्स तक भी मेरे वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू गाइस।